अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एसटीएलसी। लास्ट में जो आपको समझाया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन किया था, फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो इधर प्लेलिस्ट में जाके वो पहला लेक्चर ले सकता है। आज लेक्चर 2 है जिसमें हमारा टॉपिक है स्टेजेस इन्वॉल्व इन एसटीएलसी। मतलब एसटीएलसी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाले स्टेजेस होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट होता है, एनालिसिस होता है, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। हम बारी बारी इनको रीड करेंगे और समझेंगे। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर लिया हुआ उनको तो थोड़ी सी समझ आ गई होनी है कि अब हम इनमें क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, द STLC इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर्स इट मीन्स क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। ये चीज़ हमें पता है कि STLC जो हमारे पास ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, एक ऑर्गेनाइज मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, कि हम अपना सॉफ्टवेयर पूरी तरह अच्छे से बना सकें कि उसकी क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और वो अपना हर फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। ठीक हो गया। It is used by software developers and engineers to guide the design, development, testing of software. इसको यूज़ कौन करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कौन होते हैं? जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, और इंजीनियर्स, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उनका पूरा मतलब उनकी सारी मेंटेनेंस का ध्यान कौन रख रहा होता है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स टू गाइड द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। द STLC कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स। अब स्टेप्स कौन कौन से आ जाते हैं? रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस है। रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे हम? मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ रीड करने से पहले। रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हम देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एनालिसिस में क्या होगा? हम फिर पूरा सॉफ्टवेयर एनालाइज करेंगे उस चीज़ को। डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग करेंगे। कोडिंग में फिर कोडिंग फेज़ आ जाता है। डिज़ाइन होने के बाद अब हम कोडिंग करेंगे यानी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट है, टेस्टिंग। फिर हम अपना क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो हम उसको क्या करें? फिक्स करें। मेंटेनेंस का क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम पूरा सॉफ्टवेयर का ख्याल रखते हैं। जैसे अपडेट्स आती हैं ना, तो वो मेंटेनेंस के फेज़ में होता है कि हम उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमें बना के छोड़ नहीं देना सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको साथ साथ मेंटेन रखना है, करना है। अच्छा, सबसे पहले फेज़ आ जाता है हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग। In this initial phase, the goal is to understand and collect what the software needs to achieve. जैसे मैंने बताया, इसका मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या मतलब? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए क्या। ठीक है, उन चीज़ों को हम देखेंगे, उन बातों को देखेंगे कि हमें अपने सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए। This involves talking to the people who will use the software as well as other stakeholders to find out their needs and expectations. अब देखो, जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक बंदा जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है अपना, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर से अपना बनवा रहा है। तो अब वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर वो उनसे पूछेगा कि भाई तुम्हें सॉफ्टवेयर में चाहिए क्या क्या, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहते हो। तुम मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हो जो कोई लोकेशन बताए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहते हो जो व्हाट्सएप जैसा हो, ऐसा चाहते हो कोई गेम हो, क्या चाहते क्या हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ये सारा कुछ आता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर डेवलपिंग अ न्यू ऐप फॉर अ स्कूल, देखा, आप अगर कोई न्यू ऐप बना रहे हैं स्कूल के लिए तो ज़ाहिर है आप स्टूडेंट से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन वाले होते हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स चाहिए। ठीक हो गया। अब इस फेज़ में क्या क्या आ जाता है? 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरव्यूज़ एंड सर्वेस, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट रिव्यू। मतलब हम कैसे कैसे ये रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना, ये लोगों से इकट्ठी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इंटरव्यूज़ और सर्वेस, यानी लोगों के पास जाके उनसे पूछेंगे इंटरव्यूज़ के थ्रू। सर्वेस, आपको पता है सर्वे होते हैं, वो एक पूरा फॉर्म देते हैं, उसकी हेल्प से हम लोगों से फ़ीडबैक लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी नीड क्या है, आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। दूसरी चीज़, ऑब्जर्वेशंस, हम देखेंगे कि जो करंट सिस्टम्स हैं हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू बैंक ऐप बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं देखूँगी जो करंट सिस्टम है
उसको अपडेट करना चाह रही हूँ, तो मैं यूज़र्स को ऑब्ज़र्व करूँगी कि वो मतलब उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उस ऐप के साथ और इसमें क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब मैं वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर लूँगी, वो मैं न्यू जब सॉफ्टवेयर बनाऊँगी तो उसमें उस चीज़ को ऐड कर दूँगी। तीसरी चीज़ है हमारे पास डॉक्यूमेंट रिव्यू, looking at existing documents such as reports and user manuals to gather additional information about the requirements। यानी पहले से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मेरे पास, कोई भी रिपोर्ट्स होंगी, ठीक है, उनको मैं अच्छे से रिव्यू करूँगी और वो उधर से हिसाब लगा लूँगी कि अब मुझे न्यू सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ना नेक्स्ट 2 टाइप्स होती हैं। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये भी एज अ शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अब इसमें होता क्या है, फंक्शनल में क्या होता है कि हम डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर्स या फिर फंक्शन जो होता है ना सिस्टम का, वो बेसिक डेफिनेशन जो आप लोगों ने याद रखनी है वो यही है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर्स और फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। फंक्शनल है ना, तो आप लोग फंक्शनल से याद रख सकते हैं कि हमारे सिस्टम के जो फंक्शंस होंगे वो किधर डिफ़ाइन होंगे, किधर बताएंगे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। These requirements outline what the system should do and include tasks, services and functionalities that the system must perform। अभी रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, हम बताते हैं कि हमारे सिस्टम को करना क्या चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें जो टास्क होने चाहिए, जो सर्विसेज होंगी, जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जो सिस्टम हमारा परफॉर्म करेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम उनको बताएंगे। दे डिफ़ाइन द इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स यूज़र और अदर सिस्टम। मतलब एक इंट्रैक्शन जो सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का एक यूज़र से, जैसे यूज़र मैं हूँ और मेरा इंट्रैक्शन जो व्हाट्सएप से हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। इसके एग्जांपल देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोल रहा है कि अगर मैं बना रहा हूँ एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगी। यूज़र रजिस्ट्रेशन, द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी टू रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट। अब एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन रिक्वायरमेंट होगी कि यूज़र रजिस्टर तो करे ना लाइब्रेरी में। अगर मतलब एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें एक होना चाहिए फ़ीचर कि यूज़र को हम रजिस्टर कर सकें। ठीक है, कि हम अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को उसमें रजिस्टर कर सकें, उनके अकाउंट बना सकें। बुक बोरिंग का क्या है कि द सिस्टम शुड इनेबल यूज़र टू सर्च फॉर बुक्स एंड बोरो दैम। ठीक है, कि सिस्टम को ये चीज़ इनेबल करनी चाहिए कि यूज़र्स उधर जाके क्या करें, वो बुक सर्च कर सकें, ठीक है, और बोरो कर सकें। बुक रिटर्न, फिर उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि जब हम वापस बुक करने आए तो उसके पास वो भी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, कि बोरोड बुक जो है वो अब हम वापस करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है कि लाइब्रेरियन शुड बी एबल टू ऐड, अपडेट, रिमूव। इन्वेंट्री है ना, ठीक है, तो देखो अगर लाइब्रेरी में कुछ न्यू बुक आ रही है तो अब सिस्टम में मैं ऐड करूँगी, अगर कोई जा रही है तो उधर से मैं रिमूव कर दूँगी, कोई गुम हो गई है तो फिर मैं रिमूव करूँगी। ठीक हो गया, ये चीज़ है। फिर आता है नोटिफिकेशन। The system should send notification to users about due dates and overdue books। नोटिफिकेशन सेटिंग सारी होनी चाहिए, ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही आता है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बुक ली हुई है लाइब्रेरी से और उसकी ड्यू डेट जो थी वो 27 थी, ठीक हो गया, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए मुझे कि आज 27 है तो आज जाकर आप अपनी बुक वापस कर दें, इसका ये मतलब है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है हमारे पास। जो सारे हमारे पास क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, लाइक हमारे फंक्शन की सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी रिक्वायरमेंट किधर आती हैं, नॉन फंक्शनल। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट्स आप खुद लिखते हैं पेपर में, कैसे आता है वो एक सिस्टम दे देते हैं आपको किसी भी मैनेजमेंट का, तो आप आगे उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स खुद बताते हैं उनको। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस होगा, द सिस्टम शुड हैंडल अप टू 1000 यूज़र्स विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि अगर सिस्टम के पास यूज़र्स आ जाए 1000 से भी ज़्यादा तो वो अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही परफॉर्म करे, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट होता है यूज़बिलिटी। ठीक है,
The user interface should be intuitive and easy to navigate, allowing users to perform tasks with minimal effort. यूजबिलिटी क्या है कि देखिए हर यूज़र के लिए ना easy to use होना चाहिए, ये नहीं कि उसको सिर्फ कुछ ही लोग यूज़ कर सके, ऐसे वो सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि उसका हर कोई यूज़ कर सके, ठीक है, हर यूज़र अपना टास्क परफॉर्म कर सके। फिर नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, कि हमारा सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, कि 100% नहीं तो 99.9% एटलीस्ट वो अवेलेबल हो 24 आवर्स, ठीक है। ये हाई अवेलेबिलिटी होती है एंड मिनिमम डाउन टाइम होता है, मतलब वो हर टाइम पे हमें अवेलेबल हो, सही है। तो ये चीज़ किस में आती है, रिलायबिलिटी में। सिक्योरिटी क्या होती है हमारे पास, कि यूज़र का जो डाटा है वो इधर से उधर नहीं जाए, वो सिक्योर रहे, वो सेफ़ रहे, उसमें ऐसे पासवर्ड्स हम लगा सकें कि कोई भी आकर हमारे किसी दूसरे यूज़र का पासवर्ड नहीं दे सके। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिधर जाके हम किसी दूसरे यूज़र का पासवर्ड देख पा रहे हैं और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर तो किसी को नहीं चाहिए होगा। तो ये चीज़ भी किस में आती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। नेक्स्ट होता है स्केलेबिलिटी, द सिस्टम शुड बी एबल टू स्केल टू अकोमोडेट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूजर्स एंड बुक्स इन द इन्वेंट्री, के सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि वो अगर कोई नंबर ज़्यादा आ गया हैं या बुक्स इन्वेंट्री में, लाइक अगर हम ज़्यादा सारे यूज़र रजिस्टर हो गए हैं या ज़्यादा सारी बुक्स हम आ गई हैं, तो उसको उधर ही अकोमोडेट कर सके, ठीक है, स्केल करे। ये ना हो गया मतलब वो उधर ही बोले कि ये एरर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब आगे इनका डिफरेंस है वो देख लेते हैं। फंक्शनल क्या करती हैं, डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर्स और फंक्शंस, हमें ये चीज़ पता है, हम पढ़ के आए हैं। और नॉन फंक्शनल में क्या होता है कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बताती हैं। मेन जो इसमें क्या होता है कि फंक्शनल में व्हाट द सिस्टम शुड डू और हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म। जैसे देखें व्हाट द सिस्टम शुड डू यानी यूज़र रजिस्टर करेगा, बारो करेगा, व्हाट द सिस्टम शुड डू ये चीज़ आ गई। और हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, उसकी रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन फंक्शनल में। सिस्टम शुड हैंडल 1000 यूज़र्स, फिर नीचे सबसे एंड पे क्या है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू यूज़र इंट्रैक्शन एंड सिस्टम टास्क और रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, यूजबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एक्सेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट फेज़ क्या होता है हमारे पास, डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे, ठीक है, और कैसे काम करेगा, ये चीज़ किस में आती है, डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन में नेक्स्ट हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। बाय क्रिएटिंग डायग्राम्स, वी डेवलप मॉडल्स, वी प्लान द आर्किटेक्चर, वी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले क्रिएट डायग्राम्स में क्या होता है कि हम इस चीज़ में क्या करते हैं, टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। ये चीज़ उसको दिखाने के लिए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम कैसे कनेक्ट करेंगे और साथ वर्क करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है मैट्रिक में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक फ़्लो चार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, वो फ़्लो चार्ट के जो एरो होते हैं ना वो बता रहे होते हैं हमें कि ये चीज़ इधर जाके वो उसका कंट्रोल इधर जा रहा है और ये ऐसे काम करेगी, इसका कंट्रोल इधर जा रहा है और ये ऐसे काम करेगी, ठीक हो गया। यानी हम सारे स्टेप्स वो बता रहे होते हैं कि हम इस टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो डिज़ाइन में भी यही होता है कि हम सबसे पहले डायग्राम्स क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करेगा। डेवलप मॉडल्स, फिर हम क्या करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल डेवलप कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें आती हैं कि हम मतलब एक पूरा मॉडल बना लेते हैं कि यूज़र इंटरफेस कैसे यूज़र रजिस्टर करेगा और लॉगिन करेगा। एक पूरा का पूरा पता है मॉडल अगर हमारे पास हो ना तो हमें पता चल जाता है। जैसे अगर हम किसी स्कूल का मॉडल बनाएं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस गेट से ये एंटर हो रहा है, ये इस रूम के इतने डोर हैं, ऐसे करके तो हमें हर चीज़ पता चल जाती है। और इसमें भी यही होता है कि ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा प्रोग्राम दिखेगा कैसे और कैसे यूज़र्स उससे इंटरेक्ट करेंगे। जैसे हमारा स्कूल दिखेगा कैसे और कैसे बच्चे आएंगे क्लासरूम्स में, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है हमारे पास प्लान आर्किटेक्चर। तो जब सारा सॉफ्टवेयर ये किस लिए होता है, हमारे सॉफ्टवेयर के सारे स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, डिसाइड, उसका सारा स्ट्रक्चर डिसाइड हम करते हैं किस चीज़ में आता है, प्लान द आर्किटेक्चर में।
उस चीज़ में क्या होता है कि सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट वो फीचर्स होते हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ इंश्योर करती है कि हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड हो और स्मूथली फंक्शन जो सारे उसके होते हैं ना, वो स्मूथली परफॉर्म हम कर सकें, ठीक है, सारे वर्क करें। ये चीज़ होती है। दिस हेल्प्स इंश्योर्स दैट अ प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर को क्या करने की ज़रूरत है। जैसे हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग पढ़ा है ना, तो ये उसी का ही पार्ट है कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, कि हमें ये चीज़ क्लियरली डिफ़ाइन हो कि सॉफ्टवेयर ने करना क्या है, ठीक है, उसके सारे फीचर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आता है डेवलपमेंट का। अब क्या डेवलपमेंट में नाम से समझ आ रही है कि अब एक्चुअल जो फेज़ है ना, ठीक है, इन द डेवलपमेंट फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ आ सॉफ्टवेयर बिगन्स। अब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा। अभी कैसे क्रिएट होगा, दिस इज़ वेयर प्रोग्रामर्स राइट द कोड। अब इस फेज़ में आके प्रोग्रामर के पास एक सॉफ्टवेयर आ जाता है। अब वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, डिज़ाइन होगी। अब प्रोग्रामर को पता है कि उसने क्या क्या कोडिंग करके कैसा कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक हो गया। अब वो क्या करेगा, कोडिंग करेगा, कोड लिखेगा और वो साथ साथ अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स देखेगा, डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशंस देखेगा और सारा वैसे वैसे मतलब अपना एक सॉफ्टवेयर बनाएगा। दिस इज़ वेयर प्रोग्रामर राइट द कोड विच इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऐसा ही है ना, बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। देखा, अब वो डिज़ाइन की सारी स्पेसिफिकेशन देखेगा, विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड हाउ इट शुड लुक। अब वो सारी चीज़ें देख रहा है साथ साथ, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर को कैसे काम करना चाहिए, उसको दिखना कैसे चाहिए। अब प्रोग्रामर क्या करते हैं, इन स्पेसिफिकेशंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, किस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, अब नीचे आप लोगों को देख के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है। एक एग्जाम्पल के साथ उन्होंने समझाया हुआ है। उन्होंने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि आप एक रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रेसिपी में एक रेसिपी होती है हमारे पास, ठीक है, फिर हम कुकिंग करते हैं, फिर हमारे पास प्रोसेस होता है मिक्सिंग और बेकिंग का। तो इसी तरह वो बोल रहा है जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस है ना हमारे पास सॉफ्टवेयर की, लाइक आप सोचो कि वो रेसिपी है आपके पास और जो कोडिंग है वो ऐसा प्रोसेस है जो मिक्स कर रहे हैं और हम इंग्रेडिएंट्स को बेक कर रहे हैं, ठीक है, एक केक बनाने के लिए। और जो हर लाइन है ना कोड की, वो कैसे है, हर एक स्टेप है उस रेसिपी का, ठीक है। अब ये कि क्या चीज़ इंश्योर कर रही है, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन अ डिज़ाइन। समझ आ गई इसकी। यानी फॉर एग्जांपल हम एक केक बेक कर रहे हैं, उसमें जो रेसिपी है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की। जैसे एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम और केक बेक कर रहे हैं, ठीक है। केक बेक जब कर रहे हैं तो रेसिपी जो है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, सही है। फिर हम कोडिंग जो कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोडिंग कर रहे हैं, और केक बनाने के लिए जो हम उसको मिक्स कर रहे हैं और बेक कर रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो वो दोनों एक चीज़ होगी। अब जो हर एक लाइन है कोड की वो कैसे है, हर एक स्टेप जो रेसिपी का होता है उसके इक्वल है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूरिंग दिस फेज प्रोग्रामर आल्सो टेस्ट देयर कोड टू फाइंड एंड फिक्स एनी एरर्स और बग्स। वो बोल रहा है इस फेज़ में भी प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, अपने कोड को टेस्ट करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है मेरे कोड में। दिस टेस्टिंग हेल्प्स इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, यानी जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है ये वैसे ही परफॉर्म करे एंड इज़ फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, और कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं हो। इफ़ एनी इश्यूज आर फाउंड प्रोग्रामर्स रिवाइज द कोड, correct the problems and test again until the software is ready for the next stage। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलती है तो वो क्या करता है, दोबारा उसको चेक करेगा, ठीक है। अब चेक करने के बाद वो देखेगा अच्छा ये गलती है, उस गलती को ठीक करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा और अब सॉफ्टवेयर क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है टेस्टिंग का। और टेस्टिंग फेज़ में क्या होता है हमारे पास, वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिवेल्प्ड, सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, सारे फेज़ हो गए, डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सबसे ऊपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। अब आ जाता है टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर बन गया तो ज़ाहिर अब टेस्ट भी तो होएगा ना, इसी का थोड़ा सा ऊपर पार्ट हम पढ़ के आए हैं, लेकिन इट अंडरगोज अ क्रूशियल फेज़ कॉल्ड टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में क्या होता है कि हम चेक करेंगे सॉफ्टवेयर को, इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर के टू आइडेंटिफाई एनी बग्स, के उसमें कोई एरर तो नहीं है, बग्स तो नहीं है, और इश्यूज़, यहाँ इसमें कोई इशू तो नहीं है, यानी वो सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा।
थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी चेक टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क एज एक्सपेक्टेड, यानी हम पूरी तरह उसे चेक करेंगे कि हर चीज़ वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था या नहीं कर रही. ड्यूरिंग टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर इज़ रन अंडर वेरियस कंडीशंस टू सी इफ़ इट बिहेव्स करेक्टली. अब टेस्टिंग के फेज़ में हम चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा, सही से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा. इसमें 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास टेस्टिंग में, आप लोगों ने याद रखनी है. फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होता है. फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं टेस्ट करके कि सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स जोन सी मैंने ऊपर स्पेसिफिकेशंस बताई थी डिज़ाइन में और रिक्वायरमेंट में वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके फंक्शन वैसे ही हैं या नहीं है. ठीक है. परफॉर्मेंस में क्या होता है, हम ये चीज़ चेक करते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर सही परफॉर्म कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई ट्रैफिक है, सही है, ज़्यादा सारे यूज़र्स आ गए हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, वेबसाइट पे, तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल आप लोगों का जब बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो ज़्यादा सारे यूज़र्स वो उधर रिज़ल्ट देख रहे होते हैं, ज़ाहिर है, तो वो वेबसाइट क्या होती है, वो सर्वर डाउन हो जाता है, ऐसे ही है ना. तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं. चेकिंग इफ़ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म वेल अंडर डिफरेंट कंडीशन सच एज हाई ट्रैफिक और हैवी डाटा, कि अगर ज़्यादा सारी ट्रैफिक आ गई है, ज़्यादा सारी जो यूज़र्स हैं उन्होंने लॉगिन कर दिया है, तो वो परफॉर्मेंस उसकी कैसी रहेगी. फिर आता है कंपैटिबिलिटी. इसमें क्या होता है कि मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सिर्फ iOS के लिए होते हैं, कुछ एंड्रॉयड के लिए होते हैं, लेकिन हम ये टेस्ट करके चेक करते हैं कि ये दोनों चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं या नहीं है, हर डिवाइस के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं है. Testing helps in identifying any hidden issues that were not apparent during development. By fixing these issues, developers ensures that the software runs smoothly and meets the user needs. अब ये सारे issues fix करने, सबसे पहले उन्होंने बताया कि टेस्टिंग हेल्प किस चीज़ में करता है कि अगर कोई ऐसा इशू जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में नहीं दिखा तो वो टेस्टिंग में क्या होता है पता चल जाता है हमें. ठीक है. तो इस इशू को फिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो डेवलपर होते हैं इस चीज़ को मतलब वो इंश्योर करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्मूथली रन कर रहा है. ठीक है. और जो यूज़र ने स्पेसिफिकेशंस बताई थी उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है एंड मीट द यूज़र नीड्स. ठीक है. प्रोवाइडिंग अ बेटर एंड मोर रिलायबल एक्सपीरियंस, एक बेटर और एक रिलायबल एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करे यूज़र को कि वो सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज़ कर सके. नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास डिप्लॉयमेंट का फेज़. डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, अब सॉफ्टवेयर डेवलप भी हो गया, फिर टेस्ट भी हो गया, अब डिप्लॉयमेंट आ गया. अब डिप्लॉयमेंट में देखें, वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन थॉरली टेस्टेड एंड एनी इश्यूज हैव बीन फिक्स्ड इट मूव्स फॉर द डिप्लॉयमेंट फेज़. वो बोल रहा है कि अगर सॉफ्टवेयर अब हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है, और अगर कोई इशू था तो वो फिक्स हो गया, तो अब हम कौन से फेज़ पे आ गए, डिप्लॉयमेंट फेज़ पे. डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, ये एक ऐसा फेज़ है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूज़र टू एक्सेस एंड यूज़. अब सॉफ्टवेयर बन गया ना, तो डिप्लॉयमेंट के फेज़ में क्या होगा, अब वो यूज़र्स के पास पहुंचेगा कि हम उसे यूज़ कर सकें, यानी प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा कि हम उसको यूज़ कर सकें, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें. ठीक है. अब उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जैसे इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड. इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि हम यूज़र के जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम अपना ही कोई फ़ोन लेके उस पर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं. दिस में इन्वॉल्व रनिंग एन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम डेट कॉपीज फाइल्स एंड सेट्स अप नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस. अब इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे डेव की बात करें, प्रोग्रामिंग का ये एक है डेव जिस पे हम सी के प्रोग्राम्स लिखते हैं. ठीक है. तो या उसके अलावा वर्ड की भी बात करें तो पता क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर उस USB में अपने लैपटॉप में लगाते हैं ना, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं. ठीक है. वो 7 कॉपी होती हैं, तब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है हमारे उसमें, हमारे लैपटॉप में. ठीक हो गया. दिस में इन्वॉल्व रनिंग एन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम. ठीक है. डेट कॉपीज फाइल्स, ऐसा ही है, एंड सेट्स अप नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस. नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन. क्या होता है, the software is adjusted to fit the specific needs of the user or organization. This can include setting up user preferences, network settings or database
कनेक्शंस। अब इंस्टॉल हो गया तो अब हम उसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी उसकी सारी सेटिंग करेंगे। हम देखेंगे कि यूज़र की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, उसकी सारी नेटवर्क सेटिंग्स, उसका डाटाबेस के वो कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, हर एक सॉफ्टवेयर का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हो गया, कॉन्फ़िगर होगा। अब क्या होगा, टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड। अब इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा, अब रियल वर्ल्ड यानी मेरे फ़ोन में वो देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कोई और सिस्टम है तो उससे बेटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, और जो जो स्पेसिफिकेशंस बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इंश्योर word environment is tested in its real world environment to ensure it works correctly with other systems and meet user needs। एंड वाला फेज़ है इस लेक्चर का, ये छोटा सा एंड वाला टॉपिक है, बहुत इजी सा, 2 लाइनों का, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस फेज़ में जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। इसमें this ensures the software continues to function correctly and adapts to any changes in user needs or technology। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में मेंटेनेंस का क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अगर बन गया है, सारा प्रोसेस हो गया है, डिप्लॉयमेंट के फेज़ से भी निकल आया, इंस्टॉल हो गया, उसको रियल वर्ल्ड में हमने कर लिया। अब मेंटेनेंस का फेज़ क्या कहता है कि उसको बना के छोड़ना नहीं है, सही है, हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। आप लोगों को पता है व्हाट्सएप पे अपडेट्स आती हैं, फेसबुक पे अपडेट्स आती हैं, ऐसा ही है, तो वो साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं ना। मेंटेनेंस में यह होता है कि हम साथ साथ देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में और किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर इतने यूज़र्स रजिस्टर हो चुके हैं तो मैं ऐसा क्या करूँ कि और ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करें मेरे सॉफ्टवेयर को, ठीक है, यानी मैं साथ साथ उसको मेंटेन रखूँगी, उसकी अपडेट्स आएंगी, ठीक है। तो ये एक और चीज़ भी इंश्योर करता है कि हमारा हर चीज़ जो है वो करेक्टली हर चीज़ फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, और अगर किसी चेंज को लाने की ज़रूरत है तो वो मैं लेके आऊँ। ठीक हो गया। देखें जैसे नीचे लिखा हुआ है, मेंटेनेंस इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट है तो हम उसका ख्याल रखते हैं ना, हम उसको पानी देते हैं रेगुलरली एंड एड्रेस एनी प्रॉब्लम्स टू कीप इट हेल्दी एंड ग्रोइंग। तो इसी तरह हम सॉफ्टवेयर का ख्याल रखते हैं साथ साथ कि उसमें कोई मसला ना आए। दैट्स इट, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। और अब नेक्स्ट हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़, जिसमें हम सारे मेथड पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।